नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th में की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक समास। तो समास जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और आप बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कीजिएगा जहां पर हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ी हुई चीजों को। तो देखिए, यहाँ पर हमने समास में सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और इसमें जो नया शब्द बनता है उसको सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमने समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज समास के भेद हमने पढ़े थे। तो समास के भेदों में मैंने आपको यहाँ पर 6 भेद बताए थे। उन 6 भेदों में सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा अव्ययी भाव समास है वो हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास भी लास्ट सेशन में हमने क्लियर कर लिया था। तो अव्ययी भाव समास में हमने तत्पुरुष समास जो हमारा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट सेशन में, वो हम देख लेते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास में हमने यहाँ पर बातें आपको बताई थी। सबसे पहले जो वो थी कि तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? बाद का पद जो होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व पद गौण होता है। और उत्तर तत्पुरुष समास के भी भेद मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, जो कि कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें यहाँ पर हमने बताया था कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कर्म तत्पुरुष है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, मरणासन, मरण को पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो कर्म कारक चिन्ह है को उसका लोप हो जाता है। और अगला एग्जाम्पल है, अगला भेद है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में जो करण कारक चिन्ह है से, करण कारक चिन्ह है से या द्वारा, से या द्वारा इसका लोप हो जाता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित से, तुलसी रचित या तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा या से जो आपके शब्द हैं करण कारक चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है। अगला हमने यहाँ पर नंबर 3 आपको बताया था संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होते हैं? संप्रदान कारक चिन्ह होते हैं के लिए, संप्रदान कारक चिन्ह होते हैं के लिए। तो संप्रदान कारक चिन्ह भी हम पढ़ चुके थे। तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिया था जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। इसी तरह से प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इस तरह से के लिए यानी कि संप्रदान कारक चिन्ह का के लिए का लोप हो जाता है, ठीक है। अगला हमने यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में भी अपादान कारक चिन्हों का, अपादान कारक चिन्ह यानी कि जो पृथक्करण को दर्शाते हैं का लोप हो जाता है। अब पृथक्करण को दर्शाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं देश से निकला, पथ से भ्रष्ट। और अभी भी मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर हमने कहा जो करण तत्पुरुष है उसमें भी से शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए मैंने आपको काफी अच्छे से ये क्लियर किया कि करण कारक जो आपके चिन्ह है, यानी कि करण कारक चिन्ह जैसे से और द्वारा,
ये साधन को दर्शाते हैं। जैसे हमने कहा चाकू से फल काटा जाता है, चाकू से फल काटा जाता है, यानी कि ये साधन को दर्शा रहा है, करण जो आपका करण कारक चिन्ह है। लेकिन अपादान कारक चिन्ह जस्ट अपोजिट है, से ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है, ये पृथक्करण को दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया। ठीक है, तो ये अपादान कारक चिन्ह जो है से, वो पृथक्करण को दर्शाता है। जैसे देश से निकाला, ठीक है, निकाला यानी कि पृथक कर दिया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपादान तत्पुरुष और जो आपके करण तत्पुरुष है, उन दोनों में एक समानता है कि ये दोनों के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो से हैं, लेकिन एक आपका रीजन को दर्शाता है और दूसरा आपका पृथक्करण को दर्शाता है। ठीक है, अब हमने नंबर 5 यहाँ पर पढ़ा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? जो संबंध कारक चिन्ह, जैसे का, के, की। तो जलधारा, जल की धारा, देशवासी, देश का वासी। और भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे थे, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, तो संबंध कारक चिन्ह का, के, की, इसमें आपके बाकी भी हो सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारे संबंध कारक चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका का, के, की ही यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। और नंबर 6 में हमने यहाँ पर पढ़ा था अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक चिन्ह, जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, इसमें आपके अधिकरण कारक चिन्ह है मैं और पर, मैं और पर। जैसे सर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो विभक्तियां हैं इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 भेद पढ़े आपके तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। अगला जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की क्या विशेषता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हर बार हम जब भी कोई नया समास पढ़ते हैं तो हर एक समास की आपको कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो कर्मधारय समास जो होता है उसका पहला पद विशेषण होता है। इसकी विशेषता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब देखिए, क्लास 7th में है आप, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको विशेषण और विशेष्य, इनमें अंतर आपको जरूर पता होगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही, यानी कि हिंदी व्याकरण जब हमने पढ़ा था, तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने हिंदी व्याकरण में। तो कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। और इसमें बाद का पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, आप पहले नोट डाउन करेंगे कि कर्मधारय समास होता क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। और एक पंक्ति और लिखेंगे कि कर्मधारय समास में बाद का पद, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बाद का पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ये पंक्ति और आप साथ में जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि
नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। अब देखिए हमने कहा बाद का पद प्रधान होता है, बाद का पद प्रधान होता है, कंठ, आत्मा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने कहा कि आपका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो शब्द देख सकते हैं आप, लिखा गया है नील कंठ। तो जो आपका नील है ये रंग को दिखा रहा है और कंठ मतलब गला, ठीक है। तो इस तरह से ये पद जो है इसकी विशेषता को बता रहा है। नील शब्द जो है कंठ की विशेषता को बता रहा है, यानी कि पहला पद आपका विशेषण है और दूसरा पद आपका विशेष्य है, नील कंठ, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है दुरात्मा। दुरात्मा यानी कि बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता बताई गई है, यानी कि प्रधानता किसकी है, दूसरे पद की है, आत्मा की प्रधानता है। और वो आत्मा कैसी है, दुरात्मा है, बुरी है, यानी कि उसका विशेषण जो है वो क्या है, दुर, बुरी, बुरी है जो आत्मा। इसी तरह से दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा। बड़ा क्या है, आपका विशेषण है। और बड़ा कैसा भी हो सकता है, फ्राइड भी हो सकता है और एक तरह से दही में डूबा हुआ भी हो सकता है, चटनी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये दही में डूबा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है दही बड़ा। यानी कि प्रधानता है दूसरे शब्द की और विशेषण है पहला शब्द। अगला एग्जाम्पल है कमल नयन। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो नयनों की विशेषता है, किसकी विशेषता है, नयनों की विशेषता है कि वो किसके समान है, कमल के समान है। नयनों की विशेषता है कि वो कमल के समान है। तो आपका जो नयन शब्द है ये आपका विशेष्य है और जो आपका कमल शब्द है वो आपका विशेषण है, ठीक है। कमल आपका विशेषण है और नयन आपका विशेष्य है और नयन ही आपका प्रधान वाक्य है, ठीक है। और इस तरह से अगला है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय अर्थात प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है प्राण प्रिय, इसमें आपका जो प्रिय शब्द है, जो प्रिय शब्द है वो आपका विशेषण है, विशेष्य है और प्राण क्या है, वो विशेषण है। यानी कि प्राणों के समान प्रिय, किसी को भी जो अपने प्राण हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, यानी कि मृत्यु से सभी को भय होता है, तो प्राणों के समान प्रिय, जितने अपने प्राण प्रिय हैं उतना ज्यादा प्रिय, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा है प्राण समान प्रिय। तो इस तरह से कर्मधारय समास के यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स कुछ पढ़े। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे नंबर 2 कर्म धारय समास। कर्मधारय समास क्या लिखेंगे, परिभाषा के रूप में, कर्मधारय समास में परिभाषा के रूप में लिखेंगे। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे चरण कमल, ठीक है। तो इसको आप कैसे समास इसका विग्रह करेंगे, कमल के समान, कमल के समान चरण, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जो हमने पहले दिए थे ऐसे ही
भल मानुस, भला मानुस, मानस, अर्थात भला है जो मानुस, भला है जो मानस, मानस यानी कि मनुष्य, भला है जो मानस। ठीक है। पीतांबर, पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। ठीक है। इसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिए और कुछ एग्जाम्पल्स हमने इस तरह से यहाँ पर देख लिए। तो इनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहले आपने कर्मधारय जो समास है उसकी परिभाषा आपने लिखी होगी। उसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, 3 से 4 एग्जाम्पल हमारे हमने नोट डाउन भी किए हैं। तो सभी एग्जाम्पल्स आप जरूर नोट डाउन करें। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। और देखिए, आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं समास, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, केवल और केवल आप जैसे हर एक समास को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं आपने याद रखनी है। बस इतना ही काफी है। और कुछ एग्जाम्पल्स आप अगर कर लें तो आपको समास बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। तो द्विगु समास आपका एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, सामासिक जो पद होता है, समस्त जो पद होता है, उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद जहां पर संख्यावाचक होता है, जहां का पूर्व पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। उसे क्या हम कहते हैं? द्विगु समास। ठीक है। ध्यान रखिएगा, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार, 4। ठीक है। 4 मासों का समाहार। तो 4 जो आपका ये शब्द है, ये सबसे पहले तो संख्यावाचक भी है और साथ में आपका विशेषण भी है। ठीक है। संख्यावाचक तो है ही, लेकिन साथ में विशेषण भी है। तो इसीलिए इसको द्विगु समास कहा है, जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी तरह से पंचवटी, पंचवटी, देखिए इसमें समाहार यानी कि समूह का बोध भी कराया जाता है। ठीक है। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और इसमें समाहार व समूह का बोध कराया जाता है। ठीक है। इसमें समाहार या समूह का बोध कराया जाता है। जैसे चौराहा, तो 4 राहों का समाहार, यानी कि 4 रास्ते वहां पर मिल रहे हैं, इसीलिए उसे चौराहा कहा है। पंचवटी, पंचवटों का समाहार, 5 वट है वहां पर, 5 वृक्ष हैं, तो 5 वृक्षों का समारोह,
त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं पंच, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, चौ, पंच, त्रि, शत एंड सप्ताह। तो देखिए सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण है और साथ ही द्विगु समास भी है। और मैंने आपको बताया हमेशा ही आपका उत्तर पद द्विगु समास में जो आपका यहाँ पर जो एक तरह से समस्त पद ये समाहार का यानी कि किसी समूह का आपको बोध कराते हैं। जैसे चौमासा तो चार रास्तों के समूह का बोध करा रहे हैं, पंच वटों का समाहार तो पांच वटों के समूह का बोध करा रहे हैं, त्रिलोक तीन लोकों के समूह का बोध करा रहे हैं, शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, 100 अब्दों का समाहार शताब्दी कहलाता है, यानी कि 100 वर्षों का समाहार एक शताब्दी कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। आप देखते हैं सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समाहार, शत शब्दों का समाहार, 3 लोकों का समाहार, 5 वटों का समाहार, 4 मासों का समाहार। तो इस तरह से द्विगु समास मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। नंबर आपका अगला द्विगु समास, द्विगु समास परिभाषा तो अब मुझे लगता है सब अपने आप ही बहुत ही सरल तरीके से लिख लेंगे कि इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा जो आपका पद है वो समाहार और समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो द्विगु समास की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि पहला पद संख्यावाचक। तो जैसे हमने बताया था नवरात्र, नवरात्र, नव रात्रियों का समाहार, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप बहुत सारे, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, त्रिफला। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं द्विगु समास के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इसमें आपको हिंदी के शब्दकोश में, हिंदी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो उन शब्दों को आप एक बार छांटिए और जरूर से आप इसमें लिखिए द्विगु समास में। तो इस तरह से हमने काफी कुछ यहाँ पर सीख लिया। सबसे पहले हमने आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद हमने तत्पुरुष समास यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद हमने कर्मधारय समास, और अभी हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिए थे और यहाँ पे तो हमने पूरी तरह से क्लियर किया ही है। चौमासा, 4 मासों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों का यानी कि 100 वर्षों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तो इस तरह से द्विगु समास हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास। अगला आता है बहुब्रीहि समास। देखिए हमने यहाँ पर लगभग
जो हमारे 4 से 5 जो भेद हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास को। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट हमारा समास बचेगा वो होगा हमारा द्वंद्व समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों ही पद गौण होते हैं और दोनों पद अपना अर्थ स्पष्ट ना करके किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, किसी तीसरे पद का अर्थ वो आपको बताते हैं। देखिए जहां पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला, तो गज का अर्थ होता है हाथी, गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है सिर। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पर गजानन गज जैसे आनन वाला, कौन है गज जैसे आनन वाला? गज जैसे आनन वाला कौन है? भगवान गणेश, जिनका गज का जैसा, हाथी का जैसा आनन यानी कि सर है। ठीक है, आनन यानी कि सर है। अगला है चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो चंद्रमा के समान मुख वाली नारी हो सकती है या कोई अप्सरा हो सकती है। ठीक है, इस तरह से त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी कि 3 लोचन वाला। लोचन का अर्थ होता है आंख, लोचन का अर्थ होता है आंख। तो कौन है त्रिलोचन इस धरती पर? इस पूरे में त्रिलोचन कौन है? भगवान शिव, जो 3 नेत्र अपने आप पास धारण किए हुए हैं, जिनको त्रिलोचन कहा जाता है। अगला है चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ, चक्रपाणी यानी कि चक्र है जिसके हाथ। तो कौन है, किसके हाथों में होता है चक्र? भगवान विष्णु। इसी तरह से कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन अर्थात कमल के जैसे नयनों वाला, कमल के जैसे नयनों वाला। तो कमल के जैसे नयनों वाला कौन है? भगवान राम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या आपको एग्जाम्पल बताया कि जहां पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गौण होते हैं और तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि आपस में अपना अर्थ न बताकर तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, गजानन अर्थात गज जैसे आनन वाला यानी कि गज के जैसे सर वाला, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाला, त्रिलोचन 3 लोचन अर्थात 3 नयनों वाला। और देखिए इसमें आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा बहुव्रीहि समास के बारे में, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे देखिए पीतांबर, जो हमने इससे पहले शब्द लिखा था वो हमारा शब्द था पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिनके, कौन पहनता है पीले वस्त्र? किसको उड़ाते हैं हम पीतांबर? श्री कृष्ण को, कृष्ण भगवान पहनते हैं पीतांबर। ठीक है, इसी तरह से लंबोदर, आपने सुना होगा लंबोदर या श्वेतांबर।
श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या होता है? श्वेत है वस्त्र जिनके, श्वेत है वस्त्र जिनके। श्वेत वस्त्र कौन धारण करता है? माता सरस्वती। माता सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, और साथ ही जैन साधु, जैन साधु जो होते हैं वे भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, श्वेतांबर। इसी तरह से विषधर, विषधर अर्थात विष को धारण करने वाले। विषधर कौन है? विष को किसने धारण किया है? विष को अपने कंठ में किसने धारण किया है? भगवान शिव। भगवान शिव ने अपने कंठ में विष को धारण किया है। ठीक है, इसी तरह से चतुर्मुख, चतुर्मुख। चतुर्मुख कौन है? चार है मुख जिनके। किसके मुख हैं? चार। चतुर्मुख कौन है? चतुर्मुख है ब्रह्मा जी। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास को हमने दोनों तरह से पढ़ लिया। देखिए, हमने सबसे पहले बहुव्रीहि समास की यहाँ पर परिभाषा भी पढ़ी, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर कर लिए, और अपने हाथ से भी, अपने मन से भी हमने जो एग्जाम्पल्स थे वो भी बनाकर यहाँ पर लिख लिए। तो इनको नोट डाउन आप कीजिए, और साथ के साथ कुछ खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनको क्रिएट कीजिए, खुद से कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए। देखिए, हिंदी व्याकरण में जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से कुछ एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे, खुद से कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। तो देखिए, आज जो है हमारा टाइम यहाँ पर समाप्त हो चुका है, तो इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। जितने भी समास हमने अभी तक यहाँ पर पढ़े हैं, उन सभी समासों को, उनकी विशेषताओं को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम अपने शेष पार्ट को कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।